हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 5 मई 2022 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अमेजॉन के नए सीईओ अभी हाल ही में बनाए गए हैं एंडी जेसी। क्या नाम है इनका? एंडी जेसी। अगर आपने पिछले साल करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, पिछले साल अमेजॉन के द्वारा एंडी जेसी को अमेजॉन वेब सीरीज का सीईओ अपॉइंट किया गया था और जेफ बेजोस ने यह पोस्ट छोड़ी थी और जेफ बेजोस एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अमेजॉन बोर्ड में बन गए थे। तो अब जेफ बेजोस ने फैसला लिया है कि ये अमेजॉन के मतलब कंप्लीट अमेजॉन के नए सीईओ अब ये बनेंगे। अब ये वेब सीरीज, इसके अलावा अमेजॉन के दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी संभालेंगे। अमेजॉन की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जो कि भारत का पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिसने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क अपना खुद का लॉन्च किया है? तो ये बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब समझिए ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है क्या। बेसिकली एक तो होता है पोर्टल की मदद से कोई भी बैंक अपनी फैसिलिटीज देता है। एक तरीके की फैसिलिटी आपको दे रहा है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, वो एक अलग चीज हो गई। दूसरी चीज होती है एप्लीकेशन में आप लेन देन कर सकते हो। तीसरी चीज है फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि अकाउंट से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी होंगी वो सब आपको एक ही फ्रेम में मिल जाएगी। जैसे कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जिसमें आपको अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर का भी पता लगेगा, बैंक की सारी फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हो, किसी को पैसा भेज सकते हो, किसी से पैसा रिसीव कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरीके का वो लोन हो, चाहे कार लोन हो, गोल्ड लोन हो, होम लोन हो। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका डेटा भी देख सकते हो। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप म्यूचुअल फंड का भी डेटा देख सकते हो। इसके अलावा आप जो टैक्स फिल करते हो जैसे कि जीएसटी वगैरह, आप जीएसटी भी देख सकते हो। मतलब ऑल इन वन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क, जहां पर एक ही जगह पर पॉलिसी भी आ गई, बैंकिंग भी आ गई, स्टेक मार्केट भी आ गया जिसको आप शेयर मार्केट के नाम से जानते हो। ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर मिलेंगी। तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं राज किरण राय। क्या नाम है? राज किरण राय। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे मतम वेंकट राव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। और बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव चड्ढा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अप्रैल 2022 के महीने में जीएसटी रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया है भारत सरकार ने? अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने पूरे देश भर से जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया है 1.68 लाख करोड़। आज तक जितना भी जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है उसमें ये हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई साल 2017 में पहली बार लॉन्च किया गया था। पूरी दुनिया में अगर बात करें तो सबसे पहला देश है फ्रांस जिसने जीएसटी को अप्लाई किया था। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में जीएसटी को 101 अमेंडमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जीएसटी की बात करें तो बेसिकली इसमें 5 स्लैब होती हैं। पहली स्लैब 0% की होती है, दूसरी 5%, तीसरी 12%, चौथी 18% और पांचवी 28%, जिसको लग्जरी स्लैब के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई लोगों को ये बात नहीं पता होती है, जब आप जीएसटी पे करते हो तो जीएसटी की ब्यूटी ये है कि इसमें राज्य सरकारों का अलग अलग रेशियो नहीं होता है। इससे पहले जब आप वैट देते थे तो वैट में हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से वैट लगाती थी। जैसे कि मान लीजिए कोई राज्य सरकार 14% वैट ले रही है तो दूसरी राज्य सरकार उसी चीज पे हो सकता है 10% वैट ले रही हो सकता है कोई राज्य सरकार 18% वैट ले रही हो। बट जीएसटी की ब्यूटी ये है कि अगर आपने जीएसटी में 18% पे किया है तो इस 18% का आधा जाएगा सीजीएसटी में और आधा जाएगा एसजीएसटी में। यहाँ पर सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी। मतलब 9% रेवेन्यू इसका जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। यही इसकी खास बात है।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की रेड शील्ड डिवीजन के द्वारा रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना कहां पर करी गई है? इसकी स्थापना विष्णुपुर में करी गई है। और विष्णुपुर कहां का डिस्ट्रिक्ट है? ये मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए ये है क्या। इंडियन आर्मी की एक यूनिट है जिसका नाम है रेड शील्ड डिवीजन। इस डिवीजन के द्वारा विष्णुपुर के अंदर अगले 1 साल तक ऐसे बच्चे जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको स्टडी कराई जाएगी। एक तरीके से आप बोल सकते हो इंडियन आर्मी की ये यूनिट गरीब बच्चों को पढ़ाने का यहाँ पर काम करेगी। और इसमें आने वाला जितना भी खर्चा होगा उस खर्चे को वहन कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना साल 2018 में लॉन्च करी गई थी। इस बार 4था संस्करण इसका मनाया गया। आपको याद होगा, करीब मैंने आपको 1 हफ्ते पहले बताया था या 4 से 5 दिन अभी हुए होंगे कि भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है जहां पर आयुष्मान भारत योजना 100% लिवाई कर दी गई है, मतलब 100% अप्लाई कर दी गई है। एक भी ऐसी फैमिली नहीं बची है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी में जिसको आयुष्मान भारत योजना का फायदा ना मिल रहा हो। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये है जम्मू कश्मीर का संबा डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो इस बार भारत की रैंक 8 पायदान और नीचे चली गई है। भारत ने 150वीं रैंक सिक्योर करी है। आपको पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड के 180 देशों को यहाँ पर शामिल किया गया है। पिछली बार भारत की रैंक 142 थी, लेकिन सीधे 8 पायदान नीचे गिर गई, 150 हो गई। पिछले कई सालों में अगर आप देखोगे, 2016 से अगर आप निरंतर देखोगे 2022 तक, तो लगातार भारत की रैंक गिरी है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो ये अच्छी रैंक नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो टोटल 180 कंट्रीज को शामिल किया गया है और भारत की रैंक 150वीं है। अगर आसपास के देशों पर नजर डालें तो पाकिस्तान की स्थिति हमसे भी बुरी है, 157वीं रैंक है। बांग्लादेश की स्थिति है 162 पे, जो कि और ज़्यादा खराब है। और म्यांमार की स्थिति इससे भी ज़्यादा खराब है, 176 नंबर पे। हाँ, हालांकि श्रीलंका की अगर बात करें तो 146वीं रैंक है, भारत से थोड़ी बेहतर है। अगला क्वेश्चन भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड है। इस इंडेक्स को टॉप कौन से देश ने किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको टॉप किया है नॉर्वे ने। नॉर्वे नंबर 1 पे रहा। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि इस रिपोर्ट के आधार पर नॉर्वे दुनिया का वो देश है जहां पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, जहां के जो न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जर्नलिस्ट हैं वो किसी भी तरफ बायस्ड होकर रिपोर्ट या फिर न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। वो अनबायस्ड होकर पूरे तरीके से बिना किसी की तरफ टिल्ट हुए न्यूज़ दिखाते हैं। तो सबसे फेयर जर्नलिज्म नॉर्वे का साबित हुआ है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर डेनमार्क रहा है और थर्ड नंबर पे स्वीडन रहा है। तो ये लगातार टॉप 3 कंट्रीज हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म एंड अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इंडिया नॉर्डिक समिट को अटेंड किया है कौन से देश में? तो इस बार इंडिया नॉर्डिक समिट जो है ये आयोजित किया जा रहा है कहाँ पर? डेनमार्क में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये नॉर्डिक का मतलब क्या है? तो ध्यान रखिएगा, नॉर्डिक बेसिकली 5 कंट्रीज का समूह है और इसमें 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? पहला फिनलैंड, आप यहाँ पर देख सकते हो, दूसरा है स्वीडन, तीसरा नॉर्वे, चौथा डेनमार्क और 5वां आइसलैंड। ये 5 कंट्रीज का समूह क्या कहलाता है? नॉर्डिक कहलाता है। नॉर्डिक कंट्रीज की खास बात यह है कि ये नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक के बीच में बिल्कुल है। मतलब कहने का कि अगर अटलांटिक महासागर की बात करें तो इससे भी नॉर्थ में है, और अगर यूरोप की बात करें तो इससे भी नॉर्थ में है। तो इधर यूरोप है, इधर अटलांटिक है, दोनों के नॉर्थ में ये पड़ते हैं, बिल्कुल बीचों बीच ये पड़ते हैं। दूसरी चीज अगर बात करी जाए तो आपका ग्रीनलैंड इधर पड़ता है। ये ग्रीनलैंड की ऑटोनॉमस टेरिटरी बोली जाती है। ऑटोनॉमस का आप मतलब समझते हो, एक ऐसी टेरिटरी जहां पर आधिकारिक हक है इनका, इन देशों का, इन 5 देशों का ग्रीनलैंड पर आधिकारिक हक है। अपार्ट फ्रॉम अगर बात करी जाए तो यहां पर ए लैंड की भी बात करी जाती है। ए लैंड किसको बोला जाता है? तो ए लैंड आपको बता दूं, ए का मतलब है यहां पर एटोनॉमस और लैंड का मतलब तो जाहिर सी बात है जमीन है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, ये फिनलैंड आपको दिख रहा है, ये स्वीडन दिख रहा है, इनके बीच में यहां पर छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं।
इन सभी आइलैंड्स के समूह को क्या बोला जाता है? ए लैंड बोला जाता है। और ये ऑटोनॉमस लैंड है। सवाल ये उठता है किसकी ऑटोनॉमस लैंड है? तो इस पर हक है फिनलैंड का। ये सारे आइलैंड्स फिनलैंड के ही आइलैंड हैं। तो डेनमार्क में इस बार मीटिंग आयोजित करी गई और इसका मेन मोटो ये है कि नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत अपने रिलेशन बेहतर करना चाहता है हर सेक्टर में, चाहे टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे इंटरनेशनल कॉलअप स्ट्रैटेजी हो, या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स हो। हर एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जाने से पहले ही स्टेटमेंट दे दिया है कि नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत बेहतर रिलेशन चाहता है और ये आने वाले टाइम में माइलस्टोन साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन में इस समिट को अटेंड कर रहे हैं और वाया बर्लिन गए हैं। पहले जर्मनी गए बर्लिन और उसके बाद सीधे डेनमार्क पहुंचे। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म, आइसलैंड की कैपिटल आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। जल्दी से कमेंट करिए, देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है आइसलैंड की कैपिटल क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में M15 पेट्रोल लॉन्च किया गया है? इस पेट्रोल की खास बात यह है कि इसमें 15% ब्लेंडेड मेथनॉल मिलाया गया है। मेथनॉल मिलाने का मतलब यह है कि इस पेट्रोल से पॉल्यूशन कम होगा और इसकी डेंसिटी और हल्की होगी। अब ये जो M15 पेट्रोल है ये बेसिकली अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, और इसकी खास बात यह है कि इसमें जो 15% मेथनॉल मिलाया गया है ये किसने मिलाया है? तो ये आसाम की आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिगबोई में स्थित है। इसके द्वारा मेथनॉल बनाया गया है और इसको कंपाइल करके पेट्रोलियम के साथ इंडियन ऑयल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इंडियन ऑयल लिमिटेड की स्थापना 1959 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पर इसके चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद्य। क्या नाम है? श्रीकांत माधव वैद्य। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट, हाउ मच % फॉरेस्ट एरिया ऑन अर्थ लॉस्ट इन लास्ट 30 ईयर? अभी हाल ही में वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी करी गई जिसमें यह बताया गया कि पिछले 30 साल में हमारी अर्थ के अंदर कितने प्रतिशत फॉरेस्ट एरिया कम हो गया है? तो ये सीधा सीधा 10% फॉरेस्ट एरिया कम हो गया है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई गई है? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है जिसे आप FAO के नाम से जानते हो। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स चल रहे थे, हम सभी को पता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था कि इस बार खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। ये बैंगलोर में आयोजित किए जा रहे हैं। बेसिकली बात हो रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। इस बार इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो अभी हाल ही में इसका रिजल्ट आ गया। फाइनली ये सीरीज खत्म हो गई है और कौन सी यूनिवर्सिटी ने इसको जीता है? तो इस बार सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं जैन यूनिवर्सिटी ने। टोटल 32 मेडल जीते हैं जैन यूनिवर्सिटी ने। 32 में अगर गोल्ड की बात करें तो 20 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर यहाँ पर जीते हैं इन्होंने 7 और ब्रोंज की अगर बात करें तो 5। तो टोटल कितने हो गए? 32 मेडल। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी रही है ये है पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये सेकंड नंबर पे रही है, इन्होंने 17 गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 गोल्ड। और थर्ड नंबर पे रही है पंजाब यूनिवर्सिटी, इन्होंने 15 गोल्ड जीते हैं। कितने? 15 गोल्ड। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, नंबर 1 पे जैन यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि will become the country of honor for the first time in International Cannes Film Festival 2022? साल 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय कांस फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, इसमें कौन से देश को कंट्री ऑफ ऑनर डिक्लेयर किया गया है? तो पहली बार भारत को कंट्री ऑफ ऑनर डिक्लेयर किया गया है इस बार। तो भारत के प्रेस में बहुत सारे इवेंट्स इस बार कांस फेस्टिवल में आयोजित किए जाएंगे। कांस कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? यह फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हम लोगों ने मनाया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ये कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये हम लोगों ने कल के दिन मनाया, 4 मई को ये दिवस मनाया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन मोटो ये है कि ऐसे सोल्जर्स या फिर ऐसे फायर फाइटर्स जो कि कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाते हुए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर गए, उन सभी को ट्रिब्यूट है ये दिवस। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर एसीआई वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डेटा। कहने का मतलब ये है कि एसीआई वर्ल्ड वाइड ग्लोबल डेटा के आधार पर अभी हाल ही में
एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इसमें बताया गया कि 2021 के सत्र में ये कौन सा देश है जिसने रियल टाइम ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा किए हैं। तो ये देश है भारत। भारत लगातार लीडिंग कंट्री बना हुआ है फाइनेंस रियल टाइम ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में। केवल 2021 की अगर बात करें तो 2021 में जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो भारत में हुए हैं 48.6 बिलियन ट्रांजैक्शन, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर चाइना रहा है। चाइना के 2021 में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं रियल टाइम, मतलब पैसों का लेन देन, आप समझ रहे हो ना, चाहे विड्रॉल हो और चाहे डिपॉजिट हो, तो चाइना के हुए हैं 18.5 बिलियन, 18.5 बिलियन। अब आप यहाँ पर देख सकते हो चाइना सेकंड नंबर पे है, भारत फर्स्ट नंबर पे है। चाइना के जितने ट्रांजैक्शन हैं उसके दुगने से भी कहीं ज़्यादा भारत के ट्रांजैक्शन हैं। और एक और आपको फैक्ट बता दूं, 2021 के रियल टाइम फाइनेंस ट्रांजैक्शन की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका 40% अकेले भारत में हुआ है। सो नाउ यू कैन इमेजिन लगातार आरबीआई इस चीज़ पर पुशअप क्यों कर रहा है। आने वाले टाइम में ये भारत को बहुत बड़ा फायदा देगा। भारत में ब्लैक मनी करना लगातार मुश्किल हो चुका है ऐसे लोगों के लिए, और आने वाले टाइम में ये जड़ से इसी तरीके से ख़त्म हो पाएगा। लगातार ऑनलाइन लेन देन की तरफ भारत बढ़ रहा है। और हमारे देश का अभी हाल ही में जो पेमेंट एग्रीगेटर है पेटीएम का नाम भी वर्ल्ड वाइड में आया था कि पेटीएम दुनिया का इकलौता ऐसा पेमेंट एग्रीगेटर है जिसके ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा हैं, और जो सेकंड नंबर पे हैं वो भी इसके डेटा से कहीं दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे हैं। और आज है 5 मई, आज शाम को 5 बजे स्पेशल क्लास में ले रहा हूँ करंट अफेयर की, जिसमें 2021 के करंट अफेयर आपको मैं रिवाइज कराने वाला हूँ। अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एसएससी, सीएचएसएल और एनटीपीसी हमारा अभी टारगेट है। आप सभी लोग इसको ज्वाइन करिएगा क्लास को। इन सभी क्लासेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हर लिंक पे जाके खुद को एनरोल करिए। अनलॉक कोड मांगेगा, वरुण 777 डाल दीजिएगा। आपकी ये क्लास शाम को 5 बजे तभी खुलेगी जब आप इस कोड का यूज़ करेंगे। बाकी आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसी कोड का यूज़ करके। इसकी मदद से आपको मई मंथ के बेस्ट ऑफर्स और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, वो तो अलग है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।